Good evening, everyone. Now I have to describe you the CRIPS mission plan and some other plan which is quite important for our historical background of our constitution, and it is also a part of the historical background of constitution. Now we have started our topic. जो क्रिप्स मिशन प्लान था, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे लॉर्ड चर्चिल, उनको ये लगा कि जो ये इंडियन की प्रॉब्लम है वो कब तक ऐसे रहेगी, तो हमें इस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने 11 मार्च 1942 को एक अनाउंसमेंट की इन द हाउस ऑफ कॉमन, वहाँ पे जैसे उस टाइम पे होता होगा हाउस ऑफ कॉमन। उन्होंने कहा कि जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक सोशलिस्ट मेंबर हैं, अ सोशलिस्ट मेंबर ऑफ द ब्रिटिश वार काउंसिल, known for his genuine sympathy with Indian aspiration, would be sent to India for negotiating with the Indian leaders to resolve the Indian deadlock। मतलब जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स हैं वो एक सोशलिस्ट वर्कर थे ब्रिटिश वार काउंसिल के अंदर। उनको बहुत ज़्यादा उनको फेमस थे, वो जेन्युइनली सिंपथी, उनको बहुत ज़्यादा सिंपथी होती थी, मतलब होता ना, मतलब बहुत ज़्यादा दया करते थे वो इंडियन की इस हालत के ऊपर। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें हम इंडिया भेजते हैं, तुम सॉल्व करो इसका, जो इनके जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो इनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या ये लोग चाहते हैं, तुम्हें इसको सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद जो मिस्टर क्रिप्स थे वो इंडिया आए ऑन मार्च 22, 1942, लेकिन जो उनके प्रपोजल थे वो कांग्रेस ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद आफ्टर द फेलियर ऑफ द, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया, द वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस, जो वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस की, वो मीट इन अप्रैल 1942। इस मीटिंग के अंदर कौन आया था? सी राजगोपालाचार्य इवोल्ड, उन्होंने एक फॉर्मूला इवोल्ड किया था जिसको CR फॉर्मूला बोला जाने लगा। इसके अंदर ये किसके ऊपर बेस था? कांग्रेस लीग की सेटलमेंट के ऊपर बेस था। इस मीटिंग के अंदर सी राजगोपालाचार्य एक फॉर्मूला लेकर आए थे जिसको CR फॉर्मूला कहा जाने लगा। ये इसके ऊपर बेस था, कांग्रेस लीग की सेटलमेंट के ऊपर बेस था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, गांधी जी मिस्टर जीना से मिले सितंबर 1944 में, एक सेटलमेंट करनी थी इस फॉर्मूला का लेके, जो लेकिन जो मिस्टर जीना थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, मुझे कुछ मतलब नहीं है। फिर जब ये गांधी जी और जिन्ना की जो ये बात थी वो भी फेल होगी पूरी तरह से, आफ्टर द फेलियर ऑफ गांधी जिन्ना टॉक। उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड वेवल उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक अनदर एफर्ट किए कि इंडिया की फिर कोई और कुछ और करके देखते हैं, शायद इससे इंडिया की हालत सुधर जाए। फिर उन्होंने ऑफ़र किया जून 1945 में एक न्यू सॉल्यूशन जिसको बहुत अच्छे से कहा जाता है द वेवल प्लान। इसका जो मेन टर्म्स थी इस प्लान की वो की गई थी ऑफर में, क्या था, दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन करो ऑफ द वाइसराय, जिसमें वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कंसिस्ट करते हो सिर्फ इंडियन मेंबर्स, जिनको वाइसराय कॉन्स्टिट्यूट करो, जिसको सिर्फ कंसिस्ट करेंगे इंडियन मेंबर्स, और जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल किसको होंगे? प्रोविंसेस को, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमला के अंदर जून 29, 1945 के अंदर, जिसके अंदर इनवाइट किया गया था बहुत ही ज़्यादा जो फेमस लीडर्स थे उस टाइम पे कांग्रेस के, उनको, मुस्लिम लीग को, सिख्स को, शेड्यूल कास्ट को, यूरोपियंस को, द यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, गांधी जी और मिस्टर जिन्ना। द कॉन्फ्रेंस हाउएवर मीट विद द फेलियर, क्योंकि लोग वहाँ पे मानने को तैयार ही नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ये थी, जो मिस्टर जिन्ना थे वो सिर्फ एक ही बात को लेकर खड़े थे, तुम हमें हमारा मुस्लिम का जो था वो दे दो, बस तुम आगे जो मर्जी करो, मुझे लेना देना नहीं है। और वो डिफेंस और कम्युनिकेशन में किसी में भी हर चीज़ के ऊपर सिर्फ अपोजिट ही जाकर वो खड़े हो जाते थे। उसके बाद आया हमारे पास ये वाला प्लान हो गया फेल। फिर आया द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जब इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड में जब इलेक्शन हुए थे 1945 में, इन द इलेक्शन द लेबर पार्टी कम इनटू द पावर। उस टाइम पे वहाँ पे लेबर पार्टी आई थी पावर के अंदर पूरी तरह से मेजोरिटी के अंदर। जो चर्चिल थे वहाँ पे रिप्लेस किए गए थे लॉर्ड एटली के द्वारा उस टाइम पे। फिर लॉर्ड एटली जो थे वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे ऑन 10 जुलाई 1945। लॉर्ड एटली ने क्या किया, एक स्टेटमेंट इशू करी जिसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया
कि जो इंडियन के राइट हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन के, वो उन्हें आपको देने चाहिए। मिस्टर एटली ने अनाउंसमेंट करती कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक कैबिनेट मिशन को भेजेंगी इंडिया के अंदर, उनके जो पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर जो कैबिनेट मिशन थे उसके अंदर कौन कौन था? नंबर फर्स्ट लॉर्ड पैथलिक लॉरेंस, वो थे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक जेन्युइन फ्रेंड थे इंडिया के उस टाइम पे वो। जो उसके बाद फिर वो आए सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए, जो पहले ही बताया गया था। उसके बाद मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर आए, द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिरल्टी, वो आए थे इंडिया में 24 मार्च 1946 में। ये सब लोग आए एज ए कैबिनेट मिशन। द मिशन ने अपना प्रपोज़ल रखना शुरू किया सारी डिस्कशंस इंडियन लीडर्स के साथ करने के बाद। 2 इंस्टॉलमेंट में उन्होंने प्रेजेंट की थी, पहली लॉन्ग टर्म प्लान, दूसरी शॉर्ट टर्म प्लान। जो लॉन्ग टर्म प्लान थी वो यहाँ पे रिलेट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट से, जो ऑफर की गई थी 16 मई 1946 को। और जो शॉर्ट टर्म प्लान था वो यहाँ पे प्रोवाइड करा था इंटरिम गवर्नमेंट को, वो भी जो प्रेजेंट की गई थी 16 जून 1946 के अंदर। जो लॉन्ग टर्म प्लान था इसके अंदर क्या हुआ था, ऑफर किया गया था कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा, जिन्होंने रियलाइज़ किए थे अपने कॉन्ट्राडिक्टरी एम। उन्होंने सभी ने अपने अपने एम लिखने शुरू कर दिए, भी हमारे ये हैं और ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने कैबिनेट मिशन को बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ प्रोविज़न्स बनाई जो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, जो उन्होंने प्रिजर्व किया कि ये यूनाइटेड इंडिया हमें ऐसा चाहिए। और जो लीग थे वो चाहते थे कि हमें सिर्फ पाकिस्तान चाहिए। फिर जो प्लान था, जो लॉन्ग टर्म प्लान था, उसके अंदर क्या आया, 3 टायर फेडरल गवर्नमेंट आई, जिसने कंसिस्ट किया यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। 3 टायर फेडरल गवर्नमेंट आई जिन्होंने कंसिस्ट किया यूनियन ऑफ इंडिया, और 3 ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस और इंडिविजुअल प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट, ठीक है। फिर एट द टॉप ऑफ 3 टायर अथॉरिटी, नंबर सेकंड पॉइंट, देयर वाज टू बी यूनियन ऑफ इंडिया। वहाँ पे एक यूनियन ऑफ इंडिया दिया गया जिसके अंदर ब्रिटिश इंडिया के लोग और इंडियन स्टेट दोनों आ रहे थे। नंबर थर्ड पॉइंट, द प्रोविंसेस इंजॉइंग मतलब सेल्फ गवर्नमेंट इंजॉय करने लगे, वहाँ पर उनको थोड़ी थोड़ी पावर्स देने लगे, यूनियन सब्जेक्ट में आने लगी, रेजिड्यूअल पावर अच्छी होने लगी। फिर नंबर 4, टू प्रोवाइड फॉर द मिडवे टायर, उन्होंने यहाँ पे मिडवे टायर भी प्रोवाइड करने की कोशिश की। जो यहाँ प्रोविंसेस थे वर गिवन अ फ्रीडम टू फॉर्म, उन्होंने अपने आप से वहाँ पे जो प्रोविंसेस थे ग्रुप्स में बनाने लगे कि ये एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेचर का अलग से ग्रुप होगा, ऐसे गवर्नमेंट डील करेगी, ऐसे यूनिट्स होंगी हमारी, वो अपना ये देने लगे। लॉन्ग टर्म प्लान बहुत अच्छा था उनका। फिर उसके बाद आई बात कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन प्रपोज था, जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बुलाया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी प्री का है। जो कैबिनेट मिशन ने प्रपोजल रखा था उनको, मतलब कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बुलाया था, जो रिप्रेजेंट किसको कर रही थी, दोनों को, ब्रिटिश इंडिया को भी और इंडियन स्टेट को भी। जो ये असेंबली थी वो 389 मेंबर को कंसिस्ट कर रही थी, जिनमें से 296 थे ब्रिटिश इंडिया और 93 थे इंडियन स्टेट, ठीक है। ईच ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वो अलॉट कर रही थी ए नंबर ऑफ सीट इन प्रोपोर्शन, मतलब जो हर एक ब्रिटिश इंडिया की जो स्टेट थी, प्रोविंसेस थी, वो अलॉट कर रही थी नंबर ऑफ सीट प्रोपोर्शंस के अंदर भी, ये सीट्स इतनी, ये इतनी, ऐसे ऐसे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हुआ था ये चीज़। जो ये सीट अलॉटेड की गई थी वो किस किस के अंदर, जो मेनली कम्युनिटीज़ थी उस टाइम पे, जनरल लोगों के बीच में, मुस्लिम, सिख